गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम लोग वर्णमाला की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण को सीखेंगे। यह वर्णमाला का नॉलेज सबसे पहले जब हम लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग को वर्ण क्या भी सिखाया जाता है। सबसे पहले ही हम लोग को पढ़ाई होती है अ आ इ ई। यह अ आ इ जो हम लोग करते हैं पढ़ते हैं वह हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, ख, व और च। वर्णमाला की परिभाषा। किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण और वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न आपके इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन सबों में पूछे जाते हैं। बीपीएससी के टीचर का परीक्षा होने वाली है, उसमें भी वर्णमाला चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने। किसी भी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, अलमारी आदि वर्णों के व्यवस्थित समूह हैं। वर्णमाला के प्रकार, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के प्रकार। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के कैटेगरी में अ, आ, ई, उ, ए, ओ आते हैं। मूल स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुट स्वर। हर्ष स्वर वैसे स्वर को कहते हैं जिसे बोलने में कम समय लगता है। अ, हर्ष ई, हर्ष उ और ऋ। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर के से भी दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है, जिनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और अ को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 और हर्ष स्वर की संख्या आपका 4 होता है। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे अ प्लस अ, आ, ई प्लस दीर्घ ई, या ई प्लस ई हो जाता है। उसी प्रकार उ प्लस उ, दीर्घ उ, अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए, अ प्लस उ, ओ और अ प्लस ओ, औ कहलाता है। प्लुट स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, प्लुट स्वर कहलाता है। इसका चिन्ह निम्नलिखित है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए और अ को हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। अनुनासिक, निनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक, निनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार है। अनुनासिक ऐसे स्वरों को उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अंगूर, अंगद, कंकन। निनुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों का निनुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन
उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे क ख ग घ और छ छ ज झ त थ द इत्यादि। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास कंठ तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा रहता है। अक्सर अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में कुल 45 व्यंजन होते हैं जिनका नाम हम लोग लिखे भी हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पर्श का अर्थ है छूना होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी भाग जैसे कंठ तालु मुर्दा दांत अथवा ओठ का स्पर्श करती है उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कंठ तालु मुर्दा दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वे वर्गों में विभक्त होते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे क वर्ग क ख ग घ कंठ से बोले जाते हैं। इसको याद करने का तरीका, नीचे से ओठ तक जाइए तो सबसे नीचे क्या होता है, कंठ। तो क ख ग घ आपका कंठ से बोले जाते हैं। चवर्ग अर्थात च छ ज झ य ये तालु से बोले जाते हैं। टवर्ग आपका मुर्दा से बोला जाता है। तवर्ग दांतों से बोला जाता है। दांत के बाद क्या होता है, ओठ। पफा बाबा आपका ओठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में आपका य र ल और व, य र ल और व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन तालव श मूर्धन्य श दंत स ह, इसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ यह सब आपका संयुक्त व्यंजन का आपके उदाहरण है। अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन, अंत का अर्थ भीतर होता है। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत मध्य या बीच, स्तंभ स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। उच्चारण के समय जीवा मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। यह व्यंजन 4 होते, य र ल और व। इनका उच्चारण जीव तालु दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अतः चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। यह बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्ध स्वर कौन कौन कहलाते हैं। तो इसका आपका उत्तर होगा या र ल और व। या र ल और व को हम लोग अंतस्थ स्वर के रूप में हम लोग अर्ध स्वर के रूप में हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। उष्म व्यंजन, उष्म का अर्थ होता गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराते और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म का अर्थ होता गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। उस व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होती है। यह भी 4 होते, तालब श मूर्धन्य श दंत स और ह। तालब श तालु से बोला जाता है, मूर्धन्य स मुर्दा से बोला जाता है, दंत स दांत से बोला जाता है, आपके कंठ से आते हैं। प्राण वायु या श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते, अल्प प्राण और महाप्राण। हर कवर्ग टवर्ग चवर्ग जो भी है उसका पहला
तीसरा और पांचवा आपके अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा आपके महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में श्वास पूरब से अल्प मात्रा में निकलते हैं और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, अंग, ज, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। अंतस्थ य, र, ल, व भी अल्प प्राण ही हैं। महाप्राण जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। ख, घ, छ, झ, थ, ड, जितने में साथ ही साथ तालाब श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, यह सब आपके महाप्राण के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वह आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें आपका छ, त्र और ज्ञ आपके संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल घंटा को जरूर बजाएं।